हाय, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। मैं सुमित और आज का हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो ये सब्जेक्ट क्लास 10th वालों के लिए है, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर फर्स्ट है पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं, आज का हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पावर का मतलब होता है सत्ता, और शेयरिंग जिसका अर्थ है बंटवारा या साझेदारी। तो इससे हम यह समझते हैं कि पावर शेयरिंग का मतलब होता है सत्ता की साझेदारी, और इसी की चर्चा आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। और जैसा कि आगे देख रहे हैं, अब हम इसके ओवरव्यू को देखते हैं। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। इस चैप्टर के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जिसे हमने पिछले साल शुरू की थी। We noted last year that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government. पिछले साल हमने देखा कि लोकतंत्र की व्यवस्था में सत्ता की सारी ताकत सरकार के किसी भी एक अंग में सीमित नहीं रह सकती है। An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. लोकतंत्र के सही तरीके से कामकाज के लिए यह बहुत ही जरूरी होता है कि सत्ता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ बांट देना चाहिए। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। इस चैप्टर और अगले 2 चैप्टर्स में हम सत्ता के बंटवारे के विभिन्न रूपों को समझेंगे, उसे पढ़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे। We start with 2 stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. अब हम इस चैप्टर की शुरुआत बेल्जियम और श्रीलंका, ये दोनों देशों की स्टोरीज के साथ करेंगे। और ये दोनों देशों की घटनाओं से हमें पता चलेगा कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियों के अंतर्गत सत्ता के बंटवारे की मांग से ये दोनों देश किस तरह निपटती है। द स्टोरीज yield some general conclusions about the need for power sharing in democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapters. और इन दोनों देशों की घटनाओं से हमें यह सब कुछ समझने में मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है, और इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर भी बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। अब हम बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों देशों की स्टोरीज को देखेंगे। और सबसे पहले बेल्जियम की स्टोरी को देखते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं, बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम यूरोप का एक सबसे छोटा देश है और यह क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी है। द एथनिक composition of this small country is very complex. इस छोटे से देश की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वह बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इस छोटे से देश में बहुत से जातीय समूहों के लोग रहते हैं, बहुत से भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जिसके कारण यहाँ का जो समाजीय स्तर है
वो बहुत ही जटिल है। वो क्या है? बहुत ही जटिल है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। और उनमें से देश की कुल आबादी का 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वे लोग डच बोलते हैं। और आगे हमारे पास है, अनदर 40% पीपुल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। और शेष 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वे लोग फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। और शेष 1% जो बेल्जियंस हैं वे जर्मन बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपुल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। अब हम इसकी राजधानी ब्रुसेल्स की बात करते हैं। वहाँ पे ब्रुसेल्स की कुल आबादी का 18% लोग फ्रेंच बोलते हैं और जबकि 20% लोग डच बोलते हैं। ये तो वहाँ की राजधानी की बात थी। अब आगे देख रहे हैं, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो वहाँ पे जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे उनकी संख्या बहुत ही कम थी, लेकिन वे लोग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, यानी कि वे लोग बहुत ही ज़्यादा धनी मनी थे और वे लोग बहुत ही समृद्ध थे और वे लोग बहुत ही पावरफुल भी थे। This was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education much later। और बहुत बाद में जाकर जब डच भाषा बोलने वाले लोगों का आर्थिक विकास हुआ और वे लोग शिक्षित हुए तो उन्हें देश के अंतर्गत अपनी इस स्थिति को देखकर काफी नाराजगी हुई, वे लोग बहुत ही दुखी हुए। This led to tensions between the Dutch-speaking and French-speaking communities during the 1950s and 1960s। इसके कारण 1950 और 1960 के दशक में दोनों समुदायों के लोगों के बीच काफी मतभेद हुआ, वे लोग आपस में लड़ने लगे। The tension between two communities was more acute in Brussels। और ब्रुसेल्स में दोनों समुदायों के लोगों का विद्रोह का सबसे तीखा परिणाम नजर आया। यहाँ एक बहुत ही विशेष प्रकार का विद्रोह हो गया, सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। इसके कारण ब्रुसेल्स में एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम आ गई थी। द डच स्पीकिंग पीपुल कॉन्स्टिट्यूएट ए मेजोरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल। और वहाँ पे जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे उन लोगों की संख्या तो बहुत ही अधिक थी, लेकिन वे लोग आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमजोर थे, उसके पास बहुत ही धन नहीं था, वे लोग बहुत ही कमजोर थे। तो ये स्थिति थी बेल्जियम की, ये स्थिति बेल्जियम की थी। और हम देखिए कि बेल्जियम के अंतर्गत वहाँ का जो समाज का स्तर है वो क्या है उसे हम समझिए, और वहाँ कितना कॉम्प्लेक्स एथनिक कॉम्पोजिशन है, वहाँ का समाजीय बनावट कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना जटिल है, इस बात को देखिए समझिए। अब आगे हम इसकी तुलना एक और कंट्री से करेंगे, जैसा कि देख रहे हैं, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अब इसकी तुलना एक दूसरे देश से करना है और वह देश है श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइसलैंड नेशन। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपुल। यहाँ की आबादी लगभग 2 करोड़ है। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, लगभग हरियाणा की आबादी के बराबर। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन।
साउथ एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका का पॉपुलेशन भी बहुत ही डाइवर्स है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से जातीय समुदाय के लोग रहते हैं, बहुत से भाषा बोलने वाले लोगों का समूह भी यहाँ पे रहते हैं, जिसके कारण यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ही डाइवर्स है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिनला स्पीकर्स 74%, और यहाँ पे सबसे अधिक संख्या सिनला भाषा बोलने वाले लोगों का है, जो कि 74% है, एंड द तमिल स्पीकर्स 18%, और उसके बाद तमिल बोलने वाले लोगों का नंबर आता है जो कि 18% है। एमॉन्ग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। अब तमिल बोलने वाले लोगों का 2 ग्रुप है, तमिल बोलने वाले लोगों का 2 समूह है। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स 13%। अब वहां जो श्रीलंकाई मूल के जो तमिल है वो श्रीलंकन तमिल्स है और वे 13% है। द रेस्ट whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils। और शेष जो है वे इंडियन तमिल्स हैं, जो कॉलोनियल पीरियड में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतानें हैं। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country। यदि श्रीलंका के नक्शा पे हम गौर करें तो हम पाएंगे कि वहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल्स है उनकी आबादी देश के उत्तरी और पूर्वी भागों में ही है। और आगे है मोस्ट ऑफ द सिनला स्पीकिंग पीपुल आर बुद्धिस्ट, और अधिकांश सिनला बोलने वाले लोग बुद्धिस्ट हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स, और जबकि अधिकांश तमिल बोलने वाले लोगों में से कुछ हिंदूज हैं और कुछ मुस्लिम्स हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस, और वहाँ पे लगभग 7% क्रिश्चियंस हैं। हु आर बोथ तमिल एंड सिनला, जो कि तमिल और सिनला दोनों भाषाएं बोलते हैं। और ये थी श्रीलंका के बारे में, ये कहाँ के बारे में थी? श्रीलंका के बारे में। अब दोनों देशों की स्टोरीज को देख लिए, दोनों देशों की स्थिति को समझ लिए। अब ये दोनों सिचुएशन में क्या हो सकता है, और जैसा कि आगे देख रहे हैं, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। इन बेल्जियम, अब बेल्जियम की बात करें तो डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। और जैसा कि देख रहे हैं, बेल्जियम में डच बोलने वाले लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच बोलने वाले लोगों और जर्मन बोलने वाले लोगों पर शासन कर सकते थे, अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। ये हो सकता था। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग कम्युनिटीज फर्दर। इससे उनके बीच लड़ाई और बढ़ जाती, इससे उनके बीच लड़ाई और बढ़ जाती। दिस कुड लीड टू ए वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द country। Both the sides would claim control over Brussels। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, इससे उनके बीच लड़ाई बढ़ जाती और संभव था कि इससे देश बढ़ जाता, और इसके का परिणाम क्या होता कि ब्रुसेल पर दोनों अपना अपना दावा ठोकते, दोनों ब्रुसेल को लेना चाहते। ये तो हम देख रहे हैं। अब श्रीलंका के बारे में भी देख लेते हैं। इन श्रीलंका द सिनला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and
could impose its will on the entire country। अब श्रीलंका में देख रहे हैं सिंहली आबादी का बहुमत बहुत ही ज्यादा था और सिंहला बोलने वाले लोग पूरे मुल्क में, पूरे देश में अपनी मनमानी चला सकते थे, शासन चला सकते थे, अपना हुकूमत चला सकते थे। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। अब हम आगे देखेंगे कि ये दोनों कंट्रीज में क्या हुआ। ये दोनों कंट्रीज अपनी अपनी समस्या को कैसे हैंडल किए, इस बात को देखेंगे। ये दोनों कंट्रीज अपने सिचुएशन को किस तरह हैंडल किए, इन सभी बातों को हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। और हमें तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे वीडियोस को भी लाइक करना ना भूलिए और हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।